हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ऑनलाइन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता को लेकर हमने एक कमिटमेंट कर रखा है आपके साथ कि केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आपको तैयार कराऊंगा। तो उसमें आज हम लोग जो है सिलेबस को लेकर बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग से बात चलेंगे। बात क्या है कि जो हम लोगों ने पढ़ा ना, स्टार्टिंग से यहाँ से जो भी पढ़ा है, तो उसमें क्या है कि जो अकार्बनिक रसायन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत थोड़ा सा है वहाँ पे, और जो फिजिकल केमिस्ट्री उसका भी सिलेबस थोड़ा कम ही है। लेकिन जो सिलेबस हम बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, बात चल रही है भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे ज्यादा वहां पर है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस चूंकि ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके चल रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्टिंग करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि सिलेबस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर हम स्टार्ट करने पे आ जाए, तो यहाँ पे चीजें दिख रही हैं आपको कि कार्बनिक रसायन में क्या क्या आ रहा है। देखिए, कार्बनिक रसायन में सबसे पहले जो चीज स्टार्ट हो रही है वो यहाँ पे ये कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकी इस्तेमाल होगी। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है ना। कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण है। कार्बनिक अपक्रियाओं के प्रकार है। कार्बनिक अपक्रियाओं की क्रिया विधि है। होमोलिटिक विदलन, हेटेरोलिटिक विदलन, कार्बोकैटायन, कार्बोधैनायन। तो हम स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं, ठीक है। यानी जो भी सिलेबस में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, और जो जो चीजें यहाँ पे दिखेंगी उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका चलेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिस्टमेटिक सिलेबस मैंने अभी यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अब सिलेबस के में जो सबसे पहला जो पॉइंट आपने देखा अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वहां से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या आएगा? वर्गीकरण। तो यहाँ पर एक चीज है कि वर्गीकरण की जब बात की जाती है, तो वर्गीकरण में सबसे पहले तो बात आती है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन बोले तो वे सभी यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, मतलब ऑल दोस कंपाउंड व्हिच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा वो कहलाएगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स क्या है? दे आर द पेरेंट कंपाउंड ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका सबका पेरेंट कंपाउंड किसे माना गया है? हाइड्रोकार्बन को ही माना गया है। मतलब जितने भी बाकी सभी के सभी यौगिक किससे मिलकर बने हुए हैं? हाइड्रोकार्बन से ही मिलकर बने हैं। ये तो हाइड्रोकार्बन जो है ये क्या हो गया? पेरेंट्स कंपाउंड हो गया। इससे सारे पेरेंट कंपाउंड से सारे कंपाउंड बने हुए हैं। क्या करते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटाया, कहीं OH लगा दिया। हाइड्रोकार्बन से हमने हाइड्रोजन हटाया, कहीं Cl लगा दिया। हाइड्रोकार्बन से हमने H हटाया, मतलब COOH जोड़ दिया। तो सारे के सारे कंपाउंड किससे बन के बने हुए हैं? हाइड्रोकार्बन से ही मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में दो तरह की बात आती है कि कंपाउंड को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारे कंपाउंड्स हैं, दो भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर एक, ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स, और नंबर दो आ जाएंगे क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो ओपन चेन मतलब खुली श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला में मतलब क्या होगा? जैसे ये आपको यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे आप, है ना। कोई श्रृंखला का मतलब होता है चेन का, क्लोज चेन का मतलब होता है जहां से हम स्टार्ट करें, ठीक है, और वहीं पे आके दोबारा से वापस आ जाए, तो ये क्लोज चेन हो गई। यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पे छोड़ दिया, ये ओपन चेन है भाई। यहां से स्टार्ट किया, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, कहीं भी गए, लेकिन वापस वहां नहीं आया जहां से स्टार्ट किया था। तो ये ओपन चेन है और ये क्लोज चेन है। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो ये कैसा है? ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन, ओपन चेन। तो वे सभी यौगिक ओपन चेन को असाइक्लिक, जिनमें साइकिल नहीं होती है। साइकिल मतलब कहा गया है, किसी रिंग को कहा गया इस तरह की साइकिल है। तो जिनमें साइकिल नहीं होती, चक्र नहीं होता है, तो उन्हें ओपन चेन या, तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ओपन चेन या असाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक ही होते हैं, अलग अलग कंपाउंड नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। ये सारे बहुत सारे उदाहरण आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनमें इस जो चेन होती है कार्बन की, वो कैसी हो सकती है? हो सकता है कार्बन की चेन कैसी हो? स्ट्रेट हो, सीधी हो। और ये कार्बन की चेन स्ट्रेट ना होगी, ब्रांच्ड भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह भी हो सकती है, लेकिन क्लोज्ड नहीं होगी, ठीक है। तो अगर चेन ओपन है तो ओपन चेन कंपाउंड या असाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है। दूसरी ओर कौन से कंपाउंड स्टार्ट होते हैं? दूसरे वो कंपाउंड जिनकी रिंग कैसे होती है? क्लोज होती है। जैसे अब क्लोज रिंग के लिए मिनिमम यहाँ पे देख पा रहा हूँ कम से कम 3 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन से अगर कम कार्बन है तो वो चेन क्लोज नहीं हो पाएगी, ठीक है। इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है, इस तरह लिख देते हैं।
ये क्या साइक्लोहेक्सेन हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दी साइक्लोहेक्सीन हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड ये आपको दिख रहे होंगे, ये सारे असाइक्लिक कंपाउंड ये क्लोज चेन कंपाउंड कहलाते हैं। तो अब क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम जो डिटेल्स हमें जाननी है वो क्या क्या है देखेंगे आप कि क्लोज चेन कंपाउंड अगर है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो क्लोज चेन कंपाउंड जो है उन्हें हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। क्लोज चेन कंपाउंड को 3 कैटेगरीज में, नंबर 1 एलिसाइक्लिक। देखो पहले वाले ओपन चेन या असाइक्लिक जिसमें साइकिल नहीं है, ये क्या एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब इस तरह के कंपाउंड होंगे जिनकी रिंग देखो चेन है, क्लोज चेन है, क्लोज चेन, चेन कैसी क्लोज्ड है, ये भी चेन कैसी क्लोज्ड है, ये भी चेन कैसी क्लोज्ड है। तो दूसरे कंपाउंड कौन से हो गए, क्लोज्ड चेन कंपाउंड हो गए। और इन क्लोज चेन कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं भैया, साइक्लिक भी बोल देते हैं और रिंग कंपाउंड भी बोल देते हैं। तो दूसरे क्लोज चेन कंपाउंड जिन्हें साइक्लिक रिंग कंपाउंड बोला जा सकता है, साइक्लोप्रोपेन हो गया ये। ठीक है, अभी मैं आगे डिटेल में बात करूंगा जब आयुपैक पढ़ाऊंगा, तो मैं ये सांकेतिक विधि होती है कि ये साइक्लोप्रोपेन कैसे है, ये साइक्लोहेक्सेन कैसे है, और या फिर ये साइक्लोहेक्सिन कैसे है, तो वहां पर हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे जब अभी हम आगे बढ़ेंगे आयुपैक। फिलहाल तो ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे हो गए भैया, ओपन चेन एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। दूसरे तो क्लोज चेन की बात कर रहा था मैं, क्लोज चेन कंपाउंड 3 टाइप के होंगे हमारे। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब ये वाले। दूसरा कौन सा होगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन सा होगा भैया, एरोमेटिक का मतलब क्लोज्ड चेन तो होगी लेकिन क्लोज चेन के अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग है ना, चेन क्लोज्ड होगी और उनके अंदर एक बेंजीन रिंग अवश्य होगी। तो ऐसा बेंजीन रिंग होने से क्या होता है, ये हकेल रूल को फॉलो करने लग जाते हैं और हकेल रूल को फॉलो करने वाले कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं और इनका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है वो एरोमेटिसिटी कहलाता है। तो दूसरे कौन से हो गए हमारे, दूसरे हो गए एरोमेटिक कंपाउंड। अब तीसरे कंपाउंड की अगर हम बात करें तो तीसरे कंपाउंड कौन से आ जाएंगे भैया, अब एरोमेटिक के बाद जो थर्ड वन आएंगे वो आएंगे हेट्रोसाइक्लिक। अब एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक में अंतर क्या है, देखो पहले हमने पढ़े जो वो कौन से पढ़े, एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक के अंदर भी एलिसाइक्लिक के बाद कौन सा बोला, एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या चीज निकल के आई कि वो सभी कंपाउंड एरोमेटिक होने की एक कंडीशन हमने बताई थी कि क्या थी भैया, कि उनके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन होनी चाहिए तभी वो एरोमेटिक है, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर चूंकि बेंजीन कंपलसरी होती है इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड को बेंजीनोइक कंपाउंड भी कह देते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड इस तरह के भी हैं जो मतलब एरोमेटिक नहीं है लेकिन फिर जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, एरोमेटिक है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा ट्रोपोलोन है, एजुलिन है, बेंजीन रिंग नहीं है सर, ये 7 मेंबर्ड रिंग है, ये 7 मेंबर्ड रिंग है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है। मतलब इस तरह से आप देख पाए यहाँ पे, तो ये बनाया कितने कार्बन, 1 2 3 बन गया ना, फिर ऐसे करा हमने, कितने बन गए, 4 बन गए, फिर कितने बन गए, 5 बन गए, फिर कितने बन गए, 6 बन गए, और यहाँ पे ऐसे करके 7 मेंबर्ड रिंग है। तो 7 मेंबर्ड रिंग है ये, यहाँ पे ये भी बेंजीन में 6 होते हैं। तो ये इस तरह के कंपाउंड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड कहलाते हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उन्हें बोला गया जिनमें क्या होगा कि क्लोज चेन तो होगी लेकिन क्लोज चेन में, जैसे देखो आपको होमोसाइक्लिक को हेट्रोसाइक्लिक समझ जाइए, जैसे ये कोई रिंग है और रिंग के कॉर्नर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सांकेतिक विधि है, ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन का मेथड है कि जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये कॉर्नर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे, कार्बन को, जितने कॉर्नर उतने कार्बन। तो अगर हर पॉइंट पे कार्बन है तो वो होमोसाइक्लिक कहलाते हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट से कार्बन को हटा के वहां पे मैं नाइट्रोजन इंसर्ट कर दूं, या कार्बन को हटा के मैं सल्फर को इंसर्ट कर दूं, या कार्बन को हटा के मैं यहाँ पे और कोई भी ग्रुप लगा सकता हूँ, ऑक्सीजन को लगा देता हूँ, तो इस प्रकार का कंपाउंड जिसकी रिंग में कार्बन को कोई अदर एटम नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन रिप्लेस कर देता है, तो फिर वो कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। दिस वाज द क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन था हमारा किसका रहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और हम इसे इजीली यहाँ पे फिर दोबारा समराइज कर देते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे हमारे, उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने प्राइमरली 2 भागों में डिवाइड किया था, एलिसाइक्लिक और ओपन चेन, असाइक्लिक और ओपन चेन। असाइक्लिक में साइकिल नहीं है, ओपन चेन वाले जैसे कौन से हो गए भैया, देखो ये हो गया मेथेन हो गया CH4 है ना, एथेन हो गया, 3 कार्बन का प्रोपेन हो गया, ये हो गए असाइक्लिक वाले। अब इसके बाद अगला हम देखेंगे यहाँ पे क्या आता है, साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्लोज चेन होगी, इनके अंदर क्या होगी, क्लोज्ड
चेन होगी। जैसे देखो मैं बताता हूँ कि क्लोज चेन कैसे कैसे बन सकती है। ये अभी ऊपर उदाहरण आई थी बात है ना, ये सारी क्लोज चेन है, ये सारी क्या है, ये क्लोज चेन है। फिर देखो ये क्या है, इसके अंदर ये भी क्या है, क्लोज चेन है, ठीक है। ये सारी क्लोज चेन हो रही है देखो, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे इस तरह जोड़ देता हूँ, 2 रिंग जोड़ दिए मैंने, ये भी क्या है, क्लोज चेन है। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो अब इसमें देखें, इसमें क्या आ जाएगा, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड ये जो थे हमारे, ये 2 भागों में बांट दिए मैंने। होमोसाइक्लिक जिन्हें कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हो, बिकॉज कार्बन इज प्रेजेंट इज एवरी पॉइंट। जैसे ये सभी क्या है, ये सभी होमोसाइक्लिक है, ये अकेला हेटेरोसाइक्लिक है। एक पॉइंट पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन ने रिप्लेस कर दिया। तो हमने साइक्लिक कंपाउंड को सबको 2 भागों में बांट दिया, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया अकेला, बाकी सब क्या होमोसाइक्लिक हो गए। अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब रिंग तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। रिंग तो है, जैसे अभी मैंने बताया था 7 मेंबर रिंग बनाई थी ना, वहां पे हमने ऐसे करके बनाई थी। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं है। कितने, 1 2 3 4, एक कम हो गई, कम रह गई भैया कार्बन इसमें। तो वापस चलते हैं, एक चलिए मैं यहाँ ऊपर दिखा देता हूँ आपको। ये 7 मेंबर्ड में इस तरह से बनाई जाएगी। ये जो रिंग बनी है, यहाँ से स्टार्ट ऐसे कर लेते हैं 7 को। ये ऐसे किया हमने, 2 कार्बन हो गए इसमें, 3 4 हो गए, ठीक है, 5 6 हो गए, और ये जोड़ दिया 7 हो गए। 7 कार्बन अभी भी 6 ही है भाई, 6 है। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ऐसे जोड़ना पड़ेगा 7। तो ये कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन हो गए। तो ये साइक्लिक तो है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बेंजीन में 6 होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हमने अभी बोला था कि ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, इनके अंदर मतलब होमोसाइक्लिक है, हर पॉइंट पे कार्बन है। इट मींस ये कंपाउंड हर पॉइंट पे कार्बन होने का मतलब होमोसाइक्लिक है, ठीक है। हर पॉइंट पे कार्बन होने का मतलब होमोसाइक्लिक है, लेकिन बेंजीन नहीं है इसके अंदर। अतः ये एरोमेटिक ना होकर क्या कहलाएगा, एलिसाइक्लिक कहलाएगा। और जबकि दूसरी तरफ क्या है, होमोसाइक्लिक भी है और बेंजीन रिंग भी है। देखो बेंजीन हो गया, ये क्या हो गया सर, एंथ्रासीन हो गया। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कहलाएंगे। तो ये मतलब साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, लेकिन ये कंपाउंड एलिसाइक्लिक कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो थे हमारे पास, इन्हें हमने फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया था, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक का मतलब साइकिल बंद तो होगी, हर पॉइंट पे कार्बन भी होगा लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होगी। एरोमेटिक का मतलब साइकिल बंद भी होगी, हर पॉइंट पे कार्बन भी होगा और बेंजीन रिंग भी होगी, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड को एक्चुअली बेंजीन रिंग से एक्सप्लेन करना ज्यादा बेटर बात नहीं है। यहाँ पे एक हकल रूल होता है जिसे 4n+2 रूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो एरोमेटिक कहा किने गया, मतलब ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हुए भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह प्रॉपर्टीज बिहेव करते हैं। इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर को एरोमेटिक कैरेक्टर कहा जाता है, वैसे कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। चूंकि हम ये बार-बार बेंजोनाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बेंजोनाइड। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उन सब के अंदर बेंजीन रिंग पाई ही जाती है। तो ज्यादातर बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बेंजोनाइड है, लेकिन कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन वो फिर भी एरोमेटिक है। तो नॉन बेंजीनाइड के उदाहरण मैंने अभी आपको बताए थे। एजुलिन आया था, ये ऊपर आया था अभी एजुलिन और ट्रोपोलिन, यहाँ दिखाया था मैंने। ये हमारा हो गया, क्या आपको दिख पा रहा होगा कि ये नॉन बेंजोनाइड है लेकिन एरोमेटिक है। नॉन बेंजोनाइड है नहीं, एरोमेटिक है। तो हमने ये सीखा कि एरोमेटिक कंपाउंड बेंजोनाइड भी हो सकते हैं, नॉन बेंजोनाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ से बात रही। अब देखिए, तो ये क्लियर हो गया होगा। इसका नोट्स पीडीएफ ये मैं ग्रुप में आपको आज दे दूंगा, ठीक है। यहाँ से हमारी ये बात ओवर होती है। अब आप देखें, अब इसके बाद हमारा सिलेबस क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, बाकी इसमें कुछ बहुत ज्यादा रटने जैसी चीज नहीं है। अब हम बात करते हैं जीआईसी लेक्चर में जो हमारा अगला पॉइंट आता है, आईयूपैक मतलब आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी तक पहुंचने के लिए कुछ बेसिक बातें, थोड़ी सी जो चीजें हैं वो हमें थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी, उसके बाद हम आईयूपैक की बात कर पाएंगे। सबसे पहले कार्बन परमाणु की इसमें आती है चतुष्ट संयोजकता, मतलब कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। क्यों होती है वो हमें समझाना है। जैसे अगर मैं लिखूं कार्बन बॉन्ड लिखता हूं 1s2 है,
2s2 और 2p2, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कार्बन का। तो 1s2 का मतलब क्या है, 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2s2 का मतलब 2s के अंदर भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और 2p2 का मतलब है कि p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिलाकर बात सर ये है कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक कक्षक होता है, कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो पेयर्ड है, पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे अनपेयर्ड है। तो कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है जितने उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बन बॉन्ड सर 2 नहीं बनाता, कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, 4 बनाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया जाता है कि कार्बन जब रिएक्शन करता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड अवस्था में 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कहां, 2p में। जब 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप कर जाता है तो सर क्या स्थिति आती है, C6, 1s2 तो ऐसे ही रहता है, 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया तो 2s में 1 हो जाएगा, और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन पहले थे, एक और आ गया तो 2p में 3, मतलब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, और 2p में कितने हो गए, 3। अब मैं बना के दिखाता हूं, ये 2s का 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2p के 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 4 बॉन्ड बनाएगा। और ये चारों कक्षा की बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, इनमें एक s है और 3 p है, मतलब sp3, कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण पाया जाता है। तो हमने सीखा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे तो ये होता है 1s2 2s2 2p2, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में कार्बन एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था दिखाता है, जिसके कारण उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 और 2p3 हो जाता है। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो टेट्रावैलेंसी शो करता है। कार्बन परमाणु है ना टेट्राहेड्रल के सेंटर पे रहता है, और चारों संयोजकताओं के बीच का कोण, अभी इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आप देख लीजिएगा कोण कितना होता है, कोण 109 डिग्री 28 मिनट का कोण पाया जाता है। कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी होगी इस तरह से ना, ये तो ये कार्बन हो गया, कार्बन की टेट्रावैलेंसी हो गई, 2 संयोजकताओं के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट का, इसे डिग्री बोलते हैं और इसे मिनट का पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहां से कार्बनिक यौगिकों का, क्या बात करेंगे सर, हम कार्बन यौगिकों के नामकरण की बात करेंगे। तो नामकरण से पहले हमें कुछ बेसिक बातों को समझना होगा कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क कार्बन परमाणु क्या होते हैं, इनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ बहुत अच्छे से उदाहरण करके मैंने समझाया हुआ है, क्या है कि आप कोई कार्बन लिख लीजिए, सब चेन लिख लीजिए, एक लिख लिया मैंने, ये 2 3 4 5, और भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों रब हो रहा है भैया, चलो मैं देखता हूं, इससे ऐसे करके लिख देते हैं, चलिए। तो अब देखिए इधर बढ़ा लेते हैं, ये कार्बन हमने यहाँ पे लिखा, तो इस कार्बन में अब क्या होगा कि ये कार्बन, अब हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे कैसे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन परमाणु। ये वाला कार्बन आप ध्यान से देखो, एक कार्बन से इधर जुड़ा है, एक से इधर जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 2 डिग्री या द्वितीय कार्बन परमाणु। इस कार्बन के ऊपर मैं एक कार्बन और जोड़ देता हूं। अब आप इस कार्बन को देखो कि एक से इधर जुड़ा है, एक से इधर जुड़ा है, एक से ऊपर जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, तृतीय कार्बन परमाणु। अब इस कार्बन को अगर हम चाहें ना तो इस तरह भी कर सकते हैं, अभी कार्बन 1 2 3 4 से जुड़ गया, तो ये कैसा हो गया, 4 डिग्री कार्बन परमाणु। तो एक कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणु को 1 डिग्री या प्राइमरी, 2 से जुड़ा होगा सेकेंडरी, 3 से जुड़ा होगा टर्सरी, 4 से जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, क्वार्टरनरी कहलाएगा, ठीक है। और जो चतुष्क कार्बन परमाणु होता है उसे अथवा नियो तो नहीं बोलते, टर्सरी को बोलते हैं, चतुष्क को नियो उन्होंने बोला, नियो बोलते हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर देखो, नियो ही बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे बनाया हुआ है। अब कार्बन की बैलेंसी कैसे पूरी करते हैं, जैसे कार्बन है तो कार्बन की बैलेंसी एक ये हो गई, एक ये 2 हो गई, होती कितनी है, 4, और 2 आपको दिख रही है, 2 नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेटली 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन की बैलेंसी आपको 1 दिख रही है, होती है 4, 3 नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। ऐसे ही तो हाइड्रोजन को हम इस प्रकार से पूरा कर देते हैं, ठीक है। कार्बन की बैलेंसी काउंट करते हैं कि 1 है, 4 होनी चाहिए, 3 कम है तो 3 हाइड्रोजन दिखा दिए। भैया इसकी 2 बैलेंसी दिख रही है, एक ही है, होती है 4, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन की बैलेंसी 1 दिख रही है, होती है 4, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहीं से एक चीज निकल के आएगी जो हम आगे बढ़ के सीखेंगे अभी, क्या कि इसी में आ रहा है
नॉर्मल, आइसो और नियो कार्बन परमाणु क्या होता है। तो नॉर्मल सर उन्हें बोलते हैं अगर किसी कंपाउंड के अंदर सभी कार्बन ना एक अगर सीधी श्रृंखला के अंदर इस तरह से आ जाए तो उसे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। अगर किसी कंपाउंड के अंदर CH3 का होल ट्वाइस CH ये एंटाइटी पाई जाती है, मतलब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 का होल ट्वाइस CH, ये चीज अगर वहां मौजूद है तो उस कंपाउंड के नाम में आइसो लिखा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कंपाउंड के नाम में क्या है कि CH3 का होल थ्राइस C ये चीज मौजूद है, इसे लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि ये मैंने कर दिया CH3 का होल थ्राइस और ये हो गया C, तो ये इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलेंगे आइसो और इसे बोलेंगे नियो। ठीक है, तो ये आइसो कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, नियो कहलाएगा। और सारे कार्बन सीधे हैं तो ये नॉर्मल कहलाएगा। नॉर्मल को N से दिखाते हैं, आइसो को ये लिखते हैं, नियो को नहीं लिखते। एक्चुअली ये आइसो नियो और जो आप पढ़ रहे हो ना नॉर्मल, ये IUPAC का हिस्सा नहीं है। ये पहले, इससे पहले जो नामकरण की पद्धतियां चलती थी जो कि फ्लॉप हो गई, उनका हिस्सा है, परंतु ये थोड़ा ज्यादा सटीक जानकारी स्ट्रक्चर के बारे में देती है, तो ये IUPAC में प्रचलन में है, ये IUPAC का हिस्सा वास्तव में नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं और थोड़ा सा IUPAC की तरफ पढ़ेंगे हम लोग। और तो बेसिक बात हमने सीख ली। अब अगली बात ये आपकी समझ में आती होगी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो यहाँ पे भी क्लियर है कि बेसभी यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड हाइड्रोकार्बन आर द पेरेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सब हाइड्रोकार्बन से ही मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, इसमें से दे दिया इन्होंने। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होंगे, कैसे कैसे होंगे अब देख पा रहे हो। एक कार्बन है जैसे मैंने ये लिख दिया, ये लिखा मैंने इस तरह से, तो CH4 क्या हो गया, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो कार्बन को एक्चुअली में 4 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। अगर उसे 4 हाइड्रोजन मिल गए, चारों वैलेंसी पूरी हो गई सिंगल बॉन्ड से, तो वो संतृप्त कहलाएगा। सीधी सी बात है, संतृप्त का मतलब जितनी आवश्यकता उतना मिल गया, संतृप्त हो गया। अब उसे हाइड्रोजन चाहिए 4 मिले 2, कैसा हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा सर। 4 चाहिए 1 ही मिला, असंतृप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन को चारों मिल चुके हैं, 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, मतलब एक को 3 मिले, जरूरत होती है 4 की, लेकिन बीच में एक कार्बन इस तरह लिखा जाएगा, ये ऐसे C2H6, तो संतृप्त हो गया। ये डबल बॉन्ड आ गया, असंतृप्त हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, असंतृप्त हो गया। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बे हाइड्रोकार्बन जिनमें चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आप जानते हो डबल बॉन्ड है वो एल्कीन कहलाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है वो एल्काइन कहलाएंगे। क्रियात्मक समूह क्या होता है सर, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का एक समूह होता है, ऐसा ग्रुप होता है जिस पर उसके सारे प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उस पर डिपेंड करती हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह बोलते हैं। तो क्रियात्मक समूह में क्या है कि जैसे OH है, बहुत सारे CHO है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर OH है तो डेफिनेटली वो क्या कहलाएगा सर, एल्कोहल कहलाएगा। OH है तो एल्कोहल होगा, CHO है तो एल्डिहाइड होगा, है ना, COOH है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। तो पीछे कुछ भी लिखा हो, वह अगर मान लिया मैं चैन, चाहे मैं ऐसे करके 2-3 कार्बन की चेन बना के OH लगा दूं, मैं 5 कार्बन की चेन बनाऊं और उसमें भी OH लगा दूं, तो इनके रासायनिक गुण समान होंगे क्योंकि इनका क्रियात्मक समूह कैसा है, समान है। तो गुण काय पर डिपेंड करते हैं, क्रियात्मक समूह पर डिपेंड करते हैं। तो क्रियात्मक समूह दोनों का समान होने की स्थिति में इनके गुण की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सेम होती है। अब अगली चीज आती है इसमें जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है समजातीय श्रेणी, इसे सजातीय श्रेणी भी कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे एल्किन 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 एल्किन, बहुत सारे एल्किन ले लें तो वो एल्किन की सजातीय श्रेणी हो जाएगी। बहुत सारे एल्कोहल ले लें तो वो एल्कोहल की सजातीय श्रेणी हो जाएगी, है ना। बहुत सारे हम एल्डिहाइड ले लें, एल्डिहाइड की सजातीय श्रेणी हो जाएगी। तो सजातीय श्रेणी में क्या प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मैं एल्किन का उदाहरण लेता हूँ, तो एल्किन के उदाहरण में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो एल्केन है उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 होता है। अगर आप यहाँ पे n का मान 1 लगाएंगे तो पहला एल्केन मिल जाएगा, अगर n का मान 2 लगाएंगे दूसरा एल्केन मिल जाएगा, n का मान 3 लगाएंगे तीसरा एल्केन मिल जाएगा, पहली बात। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगी कि एल्केन, तो ये सभी का सामान्य सूत्र क्या है, सेम है, पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा क्या है, CH4 में अगर आप क्या करो CH2 जोड़ दो तो C2H6 बन जाएगा। अगर C2H6 में आपने फिर से CH2 जोड़ दिया,
CH2 प्लस कर दिया तो क्या बन जाएगा C3H8। तो दो मेंबर जो लगातार दो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस ही पाया जाता है। दूसरा, सजातीय श्रेणी के जो मेंबर्स होते हैं उन सबको बनाने की विधियों में क्या होती है, समानता होती है। मतलब अगर सारे एल्केन्स हैं तो सबके बनाने की विधियों में समानता होगी, सारे एल्कोहल्स हैं तब भी समानता होगी, सारे एल्केन है तब भी समानता होगी, सारे एल्डिहाइड है तो भी समानता होगी। मतलब गुणों में समानता होगी अगर वो एक ही कैटेगरी के हैं। हाँ, एल्केन के बनाने की विधि और अल्कोहल के बनाने की विधि अलग अलग होगी, लेकिन सारे अल्कोहल है, 4-5 अल्कोहल ले लो तो सबके बनाने की विधियों में क्या मिलेगी, समानता मिलेगी। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देखो, मैंने एल्केन का सूत्र ये हो गया, तो ये पता है आगे भी हम लोग पढ़ लेंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इसमें से 2 कम कर दो, CnH2n, ये एल्कीन का हो गया। 2 और कम कर दो, CnH2n-2, ये एल्काइन का हो गया। तो इस तरह से चलेगा। अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से हम शॉर्ट में IUPAC बोल देते हैं। एक एक्चुअली है क्या, ये इंटरनेशनल पद्धति है नामकरण की। पिछली क्लास आपने देखी होगी, तो मैंने वहां पे एक चीज बताई थी आपको कि यहाँ पर क्या है कि एल्केन, हाइड्रोकार्बन, अब इनके जो मैंने ट्रिक ली है यहाँ पे, ये बहुत आसान सी है। आप बहुत जल्दी सारे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पहले से कर लेते होंगे आई होप, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, बताने मेरा काम है, कर पाएंगे आप। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, बता चुका हूं। एल्केन को RS से प्रतिष्ठित करते हैं, ये भी बता चुका हूं आपको। नामकरण कैसे करेंगे, नामकरण करने के लिए हम इनका नामकरण के लिए ग्रीक नंबर्स डिसाइड किए गए। ठीक है, कार्बन के आधार पर ग्रीक नंबर है कुछ, और उसमें एन जोड़कर इनका नाम रख दिया जाता है। मतलब अगर कार्बन 1 है तो उसके लिए ग्रीक नंबर क्या फिक्स किया गया, मैथ। कार्बन 2 होने पर ग्रीक नंबर एथ, कार्बन 3 होने पर ग्रीक नंबर प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए ऐसी हेक्स आ जाएगा, 7 के लिए हेप्ट आ जाएगा, 8 के लिए ऑक्ट आ जाएगा, 9 के लिए नॉन, 10। तो एल्केन का नाम रखने का तरीका क्या है, उसके कार्बन गिनो पहले, है ना। जैसे ये कंपाउंड है, कोई मान लिया एल्केन है, मैं इसके कार्बन गिनूंगा 1 2 3 4, 4 कार्बन का ग्रीक नंबर क्या हो गया, ब्यूट, एन जोड़ दूंगा, नाम हो गया ब्यूटेन। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, पहले हम ग्रीक नंबर कहां से कैसे पता चलेगा, किसी भी कंपाउंड का नाम रखने के लिए हमें सबसे पहले ग्रीक नंबर चाहिए। तो ग्रीक नंबर कहां से मिलेगा, कार्बन से। हम कार्बन गिनेंगे, जितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग ग्रीक नंबर को डिसाइड कर लेंगे कि हाँ इसमें ये ग्रीक नंबर रहने वाला है। ठीक है, तो ग्रीक नंबर याद कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जितने भी कंपाउंड है, एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो सर क्या बचता है, एल्काइल ग्रुप बचता है। एल्केन को RS से डिनोट किया जाता है, एल्काइल ग्रुप को R से डिनोट किया जाएगा। H निकालने पर एल्काइल ग्रुप बचेगा। जैसे मेथेन है, मेथेन से हमने H निकाल दिया, क्या बचा, मिथाइल। एथेन से निकाला इथाइल, प्रोपेन से निकाला प्रोपाइल, ब्यूटेन से निकाला ब्यूटाइल। तो एल्काइल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है सर, R से। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ R, ये सारी R की वैल्यू है। कहीं पे अगर R लिखा जा रहा है तो R की वैल्यूज ये सारी होंगी। एल्केन को RS से प्रतिष्ठित किया जा रहा है, मतलब ये सब क्या है, एल्केन है। पहला 1 कार्बन का एल्केन, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का एल्केन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से दिख रहा होगा आपको, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का एल्केन। मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप और ब्यूटाइल ग्रुप। इस तरह से हमने सारे ग्रुप्स को यहाँ पे देख लिया। तो ग्रुप्स को याद कर लेंगे और उनका नाम भी याद कर लेंगे, ये यहाँ से हमारी पूरी बात हो जाएगी। अब हमने केवल आपको सिखाया आज क्या, एल्केन का नाम रखना, कि कोई भी कंपाउंड एल्केन है, देखो मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, ये इस तरह लिखा। अब मुझे इसका नाम पता करना है, तो कितने कार्बन है सर, 1 2 3 कार्बन का ग्रीक नंबर क्या हो गया, प्रोप। मुझे क्या जोड़ना है इसमें, एन हो गया इसका नाम प्रोपेन, नो प्रॉब्लम। फिर देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से 4 कार्बन लगा दूं, 1 2 कार्बन गिनूंगा मैं, 1 2 3 4 कार्बन का ग्रीक नंबर क्या होता है, ब्यूट। मुझे क्या करना है, एन लगाना है, नाम क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो एल्केन का नाम सिंपल है कि हम किसी भी कंपाउंड में जितने भी कार्बन होते हैं सर, हम उसमें से कार्बन गिन लेते हैं, कार्बन के हिसाब से ग्रीक नंबर लिखते हैं और एन जोड़ देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए नंबर कौन सा हो गया, हेक्स हो गया, और हमने जोड़ दिया एन, तो क्या बन गया, हेक्सेन। तो हमने यहाँ पे सिखाया, ये 3 रूल बेसिक काम करने वाले हैं। ठीक है, कि एल्केन का नाम कैसे रखा जाएगा सर, एल्केन का नाम ग्रीक नंबर में एन जोड़कर एल्केन का नाम रख दिया जाएगा। ठीक है, अब बाकी जितने कंपाउंड हैं वो सब रिश्तेदार किसके हैं, एल्केन के, पहले ही बताया था हमने, तो उनका नामकरण एल्केन के नाम के आधार पे किया जाएगा। चलिए इसे हम कल के स्टार्ट क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे जब हम लाइव होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे जब चलेंगे तो ये सारी चीजें जो भी हमने यहाँ से सीखी हैं उसे हम आगे कैरी ऑन करेंगे, और कल हम IUPAC नेम पर बढ़ते हुए IUPAC को कल खत्म करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।